हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट इंडिया में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। तो चलिए इसके प्रोविजंस को देखते हैं थोड़ा कि क्या था इसके प्रोविजंस में। इसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जिसका मतलब ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया थ्रू द एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसे 1786 के एक्ट के तहत अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की परमिशन दी गई थी एज पर द डिमांड्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस पावर को एक्सटेंड किया गया टू द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड इवन द गवर्नर्स ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी पावर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। मतलब फॉर एग्जांपल सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, अगर गवर्नर जनरल बंगाल के बजाय इन प्रेसिडेंसीज में मौजूद है तो वो सुपर सीड कर सकता है इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के डिसीजन को भी। सो दैट मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास और ज़्यादा पावर थी। इसका फोर्थ पॉइंट ये था कि जो कमांडर इन चीफ है वो अब गवर्नर की काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता था अनलेस कि उसको अपॉइंट किया जाए। मतलब कि अगर कोई ऑफिसर ए है, वो कमांडर इन चीफ है, तो वो गवर्नर की काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए। और इसके पांचवें पॉइंट को अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि किस तरह से ब्रिटिश अब इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने वाले थे। जैसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट्स, उन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। तो वही ब्रिटिशर्स अब करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये उठाया कि 1793 के चार्टर एक्ट की वजह से अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जो मेंबर्स हैं और उनका जो स्टाफ है, उन सब की सैलरीज अब इंडियन रेवेन्यू से ड्रॉ की जानी थी। यानी इंडियन एक्सचेकर से उन सब को सैलरीज मिलेंगी, दैट टू इन पाउंड्स। मतलब इंडियन एक्सचेकर से इतना ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने वाले थे ब्रिटिशर्स। बट दिस वॉज नॉट द एंड, क्योंकि जब एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं कंपनी के, उसके बाद कंपनी को इंडियन एक्सचेकर में से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए एनुअली पे करने पड़ेंगे। ये भी एक प्रोविज़न था इस एक्ट का। दैट मीन्स क्लियरली ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका सिक्स्थ पॉइंट एक और था कि जो गवर्नर जनरल है, जब वो बंगाल में ना हो तो अपनी सिविलियन काउंसिल में से वो किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट भी बना सकता था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। चलिए अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में, जो इसके एग्जैक्टली 20 साल बाद आया। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को काफ़ी हद तक कर्ब करने लग गई थी। मतलब जैसे ही 1813 का एक्ट आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया। अब सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए इंडियन मार्केट ओपन था फॉर ट्रेड। बट एक चीज़ और थी कि द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेंटेन्ड फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो बेसिकली पूरी तरह से कर्व नहीं किया था, लेकिन उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था। पहले हमने बात की कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और अब इनकी पावर को भी धीरे धीरे, इनके रूल को भी कर्व करने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था 1813 के एक्ट में,
वो ये था कि इनकी ये जो बची कुची मोनोपोली है इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया अप टू 1833। इसके अलावा इसमें एक और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा एजुकेशन पे फोकस करने लगी थी। मतलब अब इस एक्ट के बाद से एनुअली 1 लाख रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया गया इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए और वेस्टर्न साइंस एंड नॉलेज को प्रमोट करने के लिए विद इन दी रेजिडेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। इसी एक्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरीज़ को भेजने लगी थी, बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, फॉर द पर्पज़ ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। बट बेसिकली ऐसा लगता है कि वो शायद कन्वर्जन्स करना चाहते थे। और इस एक्ट के थ्रू भी थोड़ा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने कंटिन्यू किया इन द फॉर्म कि अब उन्होंने परमिट कर दिया कि ब्रिटिश टेरिटरी के रेजिडेंट से टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते थे और टैक्सेस ना देने की सूरत में पनिशमेंट्स दी जा सकती थी उन लोगों को जो टैक्सेस ना पे करते। और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को और ज़्यादा कर्ब करना चाहती थी। सिंपली दे स्टार्टेड टू एजर्ट द अथॉरिटी ओवर दी कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। बेसिकली अब ब्रिटिश क्राउन अपनी सॉवरेनिटी इंट्रोड्यूस करता है कंपनी की टेरिटरीज़ पे जो कि इंडिया में है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की जो टेरिटरीज़ इंडिया में है उन पे अब ब्रिटिश क्राउन अपनी सॉवरेनिटी एजर्ट करता है इस एक्ट के बाद। सो बेसिकली द पर्पस रिमेन्स द सेम, एक कि ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा कर्ब करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इंडियंस की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहा है। तो यही प्रोविजंस थे इन दो एक्ट्स में, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और फिर उसी तरह से बाकी सारे एक्ट्स पे भी बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम इंडियन पॉलिटी की तरफ चलेंगे जहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स, और फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs एंड सो ऑन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।